ठीक है। इस विधा विशेष का अध्ययन नाम के इस प्रश्न पत्र में हम लोगों ने इससे पहले जो हिस्सा देखा है उसमें इस ये जो अंतिम साक्ष्य नाम का उपन्यास है जो इस सत्र के लिए है उसमें से होने वाला जो कथा वस्तु का हिस्सा है उसको हमने वीडियो के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया। अब इस तासिका में इसकी जो अलग अलग प्रकार की यूनिट्स है या कुल मिलाकर ये जो उपन्यास है या ये प्रश्न पत्र है उसको लेकर के बात करेंगे और फिर इसकी जो रचनाकार है चंद्रकांता जी, जो उनके व्यक्तित्व और कृतित्व का एक यूनिट, एक इकाई हमारे पाठ्यक्रम के लिए यहाँ विशेष महत्वपूर्ण है। अब ये प्रश्न अलग है कि हमें जो इस प्रश्न पत्र को लेकर के परीक्षा का सामना करना पड़ेगा वो बहुविकल्पीय होगा या फिर कि दीर्घोत्तरीय होगा, लेकिन फिलहाल हम लोग पिछले सत्र की तरह ही इसको इतने विस्तृत रूप से देखेंगे कि अगर उस मकाम पर जाकर के ये प्रश्न पत्र दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के रूप में हमारे सामने आ जाता है तो भी हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं, और बहुविकल्पीय होगा तो और ज्यादा आसान होगा क्योंकि इसके नोट्स और इस को पढ़ाने के साथ ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम आपके सामने रखते चले जाएंगे। ये जो उपन्यास है इसको हम लोग अगर पढ़ना शुरू कर दें, इसको आपने शायद देखा होगा कि ये इस तरह से है, मेरे सामने है अभी ये उपन्यास इस तरह से। अब इसका नाम आपको उल्टा दिखाई देगा लेकिन फिर भी ये एक लघु और एक छोटा उपन्यास है जिसमें से ये चंद्रकांता जी की तस्वीर है और उनके व्यक्तित्व और कृतित्व का कुछ हिस्सा यहाँ दिया गया है। इसमें से अगर इस उपन्यास को देखें तो ये एक लघु उपन्यास के रूप में हिंदी साहित्य में जाना जाता है। ये उपन्यास जो है वह मानवीय रिश्ते नातों को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। हालांकि उपन्यास एक ऐसी साहित्यिक विधा है जो कि अन्य साहित्यिक विधाओं की तुलना में, जिसमें से अन्य साहित्यिक विधाओं में कहानी है, नाटक है, निबंध है, इन सारी रेखा चित्र, जीवनी वगैरह, इन सारी साहित्यिक विधाओं की तुलना में यह एक बहुत लोकप्रिय साहित्यिक विधा के रूप में जानी जाती है। और उसकी वजह यह है कि ये एक छोटा होता है और एक मनोरंजनात्मक कहानी के रूप में इसको प्रस्तुत किया जाता है, और हम यहाँ बैठ करके या अपने घरों में बैठ करके जो है वह किसी नई दुनिया से परिचित हो सकते हैं। और यही वजह है कि सदियों से, वर्षों से जो है वह एक लोकप्रिय विधा के रूप में यहाँ जानी जाती है। दूसरी बात ये है कि यह जिस उपन्यास की अगर हम बात कर रहे हैं, इस अंतिम साक्ष्य नाम के उपन्यास की, जिसकी कथा वस्तु को एक संक्षिप्त रूप में हमने आपके सामने इससे पहले रखा था, तो उससे आपको पता चला होगा कि ये किस तरह की कहानी है या किस तरह से ये हमारे सामने आ जाता है। तो एक घर की कहानी है, एक ऐसी हवेली की जो कि श्रीनगर में है, और श्रीनगर में होने की वजह भी ये है कि चंद्रकांता जी के जीवन का कुछ हिस्सा जो है वह श्रीनगर में बीता है। हालांकि यह एक अहिंदी भाषी प्रदेश में जन्मी हुई रचनाकारा है और जिन्होंने कश्मीरी पंडितों का जीवन बहुत करीब से देखा और समझा, और इसी कारण से उनकी साहित्यिक रचनाओं में वो बात आ जाती है। आमतौर पर साहित्यिक रचनाओं में साहित्यकार उन्हीं बातों को रखता है जो उन्होंने अपने जीवन में देखा है या जिसको बर्दाश्त किया है, भोगा है, वही बात उनके साहित्यिक रचनाओं में प्रतिबिंबित हो जाती है। और बिल्कुल यही बात इनके बारे में भी लागू हो जाती है। और अहम बात यह है कि यह एक महिला रचनाकारा होने के कारण जो आपसी रिश्ते नातों का चरित्र चित्रण है वो उन्होंने काफी गहराई से किया है, जो इस उपन्यास में और उनके अन्य उपन्यासों में भी बहुत बारीकी से हमारे सामने आ जाता है या हमारी नजरों के सामने वह प्रकट हो जाता है। अब अगर बात करें हम लोग इस उपन्यास की, तो यह एक ऐसी घर की कहानी है जो कि अलग अलग इसके पात्र हैं, जिनमें से बाबूजी है, बीजी है, मीना मौसी है, और फिर वो जो बेटे हैं बाबूजी के और बीजी के, उनकी कहानी है। ये इसको पढ़ते समय हमें ऐसा महसूस होता है
कि ये कहानी हमारे इर्द गिर्द कहीं घट रही है और हमारे इर्द गिर्द इस तरह से बहुत से ऐसे घर हैं जो इस दौर से या इन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं और यही बात हमारे सामने इस उपन्यास को पढ़ते हुए दिखाई देती है। हालांकि चंद्रकांता जी का ये पहला उपन्यास है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने बहुत ही प्रौढ़ता से और परिपक्वता से इसको हमारे सामने रखा है और पढ़ते समय ऐसा हमें हरगिज नहीं लगता कि कहीं यह उनकी पहली कृति है और इसीलिए कुछ घटनाएं जो है वह तोड़ मरोड़ कर हमारे सामने रखी गई है, ऐसा बिल्कुल हमें महसूस नहीं होता है। इस उपन्यास का सामान्य परिचय आपके सामने प्रस्तुत करते हुए मुझे और एक बात बतानी यहाँ जरूरी लगती है कि ये जो कहानी है आमतौर पर जो कश्मीर से जुड़ी हुई बहुत सी कहानियों के लिए ऐसा होता है कि उर्दू, अरबी, फारसी ऐसे शब्दों की संख्या इसमें और ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। वह एक कश्मीरी पंडित जो पुराने जमाने में कश्मीर में बहुत ज्यादा पंडित हुआ करते थे, फिर वहां आतंकवाद बढ़ने के कारण उनको वहां से विस्थापित होना पड़ा और वो जो विस्थापित माहौल है वह चंद्रकांता जी के उपन्यासों में बहुत गहराई से दिखाई देता है। ये कहानी एक मीना मौसी नाम की एक नारी है जिसके बचपन से शुरू होकर के उनकी प्रौढ़ावस्था तक जाकर के वह रुक जाती है और वह अलग अलग मकामों से गुजरती है। बहुत कम उम्र में जो है वह माता पिता के गुजर जाने के कारण वह मीना नाम की एक छोटी सी लड़की अपने चाचा चाची के घर में रहती है और फिर चाचा चाची के घर में रहते हुए वह बहुत सी समस्याओं का सामना करती है। कम उम्र में एक बुजुर्ग बूढ़े आदमी के साथ उसका विवाह हो जाता है और फिर वह शादी के बाद उसको ला करके फिर उनके मैके में छोड़ देता है। फिर मीना का विवाह एक आवारा गुंडे किस्म के आदमी के साथ होता है और फिर जो है वह उसको कोठी पर बेच देने के लिए तैयार हो जाता है। तो फिर वहां से एक गायक जो है वह उसको भगा कर ले जाता है और एक संगीत की गायिका के रूप में उसको प्रस्तुत किया जाता है। इस दौर से गुजरते गुजरते ये कहानी आगे बढ़ती है। आरंभिक हिस्से में इस स्तर पर हमारा जो अहम उद्देश्य है इस तासिका के लिए तो वह लेखिका का परिचय। तो कथा वस्तु और उसको लेकर के अलग अलग जो मुद्दे हैं उनके बारे में हम समय समय पर बात करेंगे ही। और आपने मेरे द्वारा जो एक वीडियो या ऑडियो भेजा था मैंने कि उस कहानी की उस कथा वस्तु की बात, तो वह ऑडियो भी अगर आप सुने तो और ज्यादा बेहतरीन तरीके से इसकी कथा वस्तु और उसमें होने वाले पात्रों को गहराई से समझ सकते हैं। यही बात हमारे सामने आ जाती है कि यह जो रचनाकार है वो, और इस तासिका में हम उन्हीं को लेकर के बात करेंगे, कथा वस्तु को लेकर के, उनके पात्रों को लेकर के, उपन्यास के उद्देश्य को लेकर के, उपन्यास में चित्रित होने वाली समस्याओं को लेकर के हम आगे तो बात करते ही रहेंगे। लेकिन फिलहाल हमारा उद्देश्य है कुछ हद तक रचनाकार होने वाली ये जो लेखिका है उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से आपको परिचित कराना। मैं आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूँ उनके व्यक्तित्व का हिस्सा, आप इसको देख सकते हैं। हेलो हेलो, हाँ, स्क्रीन पर आपको चंद्रकांता जी के व्यक्तित्व और कृतित्व का हिस्सा दिखाई दे रहा है? हाँ सर। हाँ, तो यह हिस्सा है जो ये नोट्स मैं आपको बाद में भी सर्कुलेट करने वाला हूँ। हमारे इस प्रश्न पत्र का जो पहला यूनिट है उसमें यह हिस्सा है चंद्रकांता जी के व्यक्तित्व और कृतित्व का, और इसको लेकर के हमें जानना बहुत जरूरी है क्योंकि जब भी कोई साहित्यकार रचना लिखता है तो उनके अपने जिंदगी में आए हुए जो अनुभव है, उन्होंने जो जिस जिंदगी के और जिंदगी के जिन मकामों को उन्होंने देखा समझा है, महसूस किया है,
वही उनके साहित्य में चित्रित होना अत्यंत स्वाभाविक बात है, और वह हर साहित्यकार के लिए उतना ही लागू होता है जितना कि चंद्रकांता जी के लिए। अब इस स्तर पर हम लोग देख रहे हैं चंद्रकांता जी के व्यक्तित्व को। अब देख सकते हैं कि यह जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। चंद्रकांता जी हिंदी साहित्य की एक प्रतिभा संपन्न लेखिका के रूप में जानी जाती है। आधुनिक युग के प्रगतिशील लेखिका चंद्रकांता का कथा साहित्य प्रशंसनीय है। वे स्वतंत्रोत्तर कहानीकारों में श्रेष्ठ कहानीकार है। श्रेष्ठ कहानीकार होने के साथ वे एक श्रेष्ठ उपन्यासकार भी है। कहानीकार, उपन्यासकार, कवयित्री के नाते हिंदी में उन्होंने अपना स्थान बनाया है। उनकी पहली कहानी खून के रेशे 1967 में कल्पना हैदराबाद मासिक पत्रिका में प्रकाशित हुई। चंद्रकांता ने मध्यम वर्गीय समाज को अपना विषय बनाकर भारत की संस्कृति और परंपरा को सहज और स्वाभाविक अभिव्यक्ति दी है। आमतौर पर उनका साहित्य मध्यम वर्गीय समाज का उद्घाटन करता है। चंद्रकांता की कथाकार के रूप में जो ख्याति प्राप्त की वह अपने आप में गौरव की बात है। उन्होंने करीब 150 कहानियां और 6 उपन्यास एवं कविता संग्रह लिखा है। अब भी नियमित रूप से लेखन कार्य चल रहा है। लेखिका सूरज उगने तक कहानी संग्रह की भूमिका में कहती है, मैंने समकालीन जीवन की विसंगतियों, विघटित मूल्यों, बदलते मानवीय रिश्तों और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थितियों से उत्पन्न व्यवस्था के परिणामों को अपनी रचनाओं का तथ्य बनाया है। जो खुद भोगा वह, और जो दूसरों को भोगते देख तहे दिल से महसूस किया वह भी। चंद्रकांता ने जो भी लिखा है स्वयं भोगा जाना है। उनके साहित्य के 3 दौर किए जा सकते हैं। प्रथम में अपने पिलानी कस्बे में रही, वह 2 वर्ष अध्यापन करने के बाद भुवनेश्वर में रहकर रचनाएं की। अब इस हिस्से को हम समझने का प्रयास करेंगे। हमारा उद्देश्य इतना है कि हम जिन साहित्यकार की रचना कृति को देख रहे हैं, माने अंतिम साक्ष्य नाम के उपन्यास को देखने जा रहे हैं, उससे पहले जो उस रचना को लिखने के लिए उनकी जो भूमिका बनी, उनका जो व्यक्तित्व है, उनकी जो निजी व्यक्तिगत जिंदगी है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लें। आमतौर पर हम लोग ये देखते हैं कि हिंदी साहित्य जगत में जितनी भी महिला रचनाकार हुई है, उनमें सबसे पहली थी मीराबाई। मीराबाई के बाद जो है वह परंपरा आगे बढ़ी। अब ये बहुत सी हिंदी की रचनाकार है, जिनमें से सबसे अहम श्रेष्ठ जो रही मीराबाई के बाद, जिनका नाम आदर से लिया जाता है, वो है महादेवी वर्मा। फिर जो है वो डॉक्टर चित्रा चतुर्वेदी है, अनामिका जी है, या फिर कि कौशल्या बैसंत्री है, कृष्णा सोबती है। उसी परंपरा में बढ़ते हुए चंद्रकांता जी है। आमतौर पर बहुत सी महिला रचनाकारों का समस्त रचना संसार जो है वह नारी विमर्श तक सीमित दिखाई देता है, लेकिन ऐसी भी कुछ रचनाकार है जिन्होंने सिर्फ नारियों की व्यथा को अपने साहित्य में रखने के बजाय समाज के व्यापक दृष्टिकोण को अपने साहित्य में प्रतिबिंबित करने का काम किया। उन्हीं में से चंद्रकांता जी एक रही है। वह एक प्रतिभाशाली रचनाकार के रूप में हिंदी साहित्य में जानी जाती है और एक प्रगतिशील रचनाकार रही है। प्रगतिशील रचनाकार इस दृष्टि से कि उन्होंने सिर्फ पौराणिक कहानियों को, सिर्फ नारी पीड़ा को और वहाँ जो परंपरागत रूढ़िगत जीवन है उसको अपने साहित्य में चित्रित नहीं किया, बल्कि नए दौर का, आधुनिक दौर का जो समाज है उसको अपनी कहानियों में चित्रित किया। और इसी कारण से स्वतंत्रोत्तर हिंदी कहानी लेखिकाओं में वह एक श्रेष्ठ रचनाकार के रूप में, उपन्यासकार के रूप में, कहानी लेखिका के रूप में जानी जाती है। और यह एक बहुत बड़ी बात है कि कोई रचनाकार या कोई भी लेखक हो, वो एक से ज्यादा विधाओं में जब रचना लिखता है तो वह ज्यादा प्रतिभाशाली समझा जाता है। अब बहुत से लोग ऐसे हैं कि बस एक ही विधा को लेकर के उन्होंने साहित्य रचा है। आप भी समझ सकते हैं कि कहानी और उपन्यास लिखना अलग बात है और कविता लिखना अपने आप में अलग बात है। प्रेमचंद जी बहुत बड़े साहित्यकार रहे,
एक से बढ़कर एक उन्होंने उपन्यास लिखे, 300 से ज्यादा कहानियां लिखी, लेकिन वह काव्य के क्षेत्र में एकदम से बहुत अछूते रहे हैं। वहां उन्होंने बहुत ज्यादा योगदान न दिया, लेकिन इसी दृष्टि से वो अपने आप में महान है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस चंद्रकांता जी की अगर उनसे तुलना की जाए तो उन्होंने कहानी, उपन्यास और कविता, इन तीनों विधाओं में अपना योगदान देकर के हिंदी साहित्य में अपना अलग वजूद बनाया है। उनकी पहली कहानी खून के रेशे नाम की, जो कि वो एक हिंदी भाषी प्रदेश से नहीं है, जब कश्मीर से है वो, उनका जन्म स्थान और उनकी परवरिश की जिंदगी के आरंभिक समय जो है वो उन्होंने कश्मीर में बिताया, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने हिंदी साहित्य में अपनी रचनाएं लिखी। और उनकी पहली कहानी खून के रेशे नाम की, जो सितंबर 1967 की एक मासिक पत्रिका है। आप जानते होंगे कि हिंदी में सबसे ज्यादा अखबार निकलते हैं और सबसे ज्यादा मासिक पत्र पत्रिकाएं निकलती है। कुछ पत्र पत्रिकाएं मासिक माने हर माह में निकलती है, कुछ पाक्षिक है जो 15 दिन में निकलती है, कुछ त्रैमासिक है, कुछ 6 मासिक है, कुछ नियतकालिक है, कुछ वार्षिक अंक है। तो इस तरह से एक मासिक पत्रिका कल्पना नाम की, जो हैदराबाद से प्रकाशित होती रही, उसमें 1967 में चंद्रकांता जी की पहली कहानी, जिसका नाम था खून के रेशे, वो 1967 में प्रकाशित हुई। अब ये जो चंद्रकांता जी है, उन्होंने एक मध्यम वर्गीय समाज को अपने साहित्य का विषय बनाया। यानी कुछ लोगों ने देहाती जीवन को साहित्यिक रचनाओं का विषय बनाया, कुछ लोगों ने शहरी जीवन को सिर्फ अपने साहित्य का विषय बनाया, जिसमें से निर्मल वर्मा नाम के एक हिंदी के साहित्यकार है, जिन्होंने अपनी तमाम साहित्यिक रचनाओं को सिर्फ शहरों तक सीमित रखा। प्रेमचंद जी ऐसे हैं जिन्होंने गांव और शहर और किसान जिंदगी, इनको इनके साथ मिला जुला जो है वह साहित्य लिखा, और वो उनके रचनाओं में देखा समझा जा सकता है। चंद्रकांता जी की साहित्यिक रचनाओं की विशेषता ये रही है कि उन्होंने मध्यम वर्गीय समाज को और हमारी भारतीय संस्कृति और परंपराओं का बहुत ही सुंदर सरल चित्रण अपनी रचनाओं में किया है, और यही उनका साहित्य में देखा समझा जा सकता है। इससे आगे अगर हम बढ़े तो चंद्रकांता जी एक कथाकार के रूप में जो हिंदी साहित्य में ख्याति प्राप्त कर चुकी है, तो यह एक अपने आप में बड़ी बात है। अगर हम देखें तो 1938 में उनका जन्म हुआ, और उससे निकल करके आज तक वो हिंदी साहित्य में रचनाकार के रूप में जानी जाती है। और इतने लंबे दौर में उन्होंने तकरीबन 150 कहानियां लिखी, और 6 एक से बढ़कर एक जो है वह उपन्यास लिखे, और उनका एक कविता संग्रह भी प्रकाशित है। इन उपन्यासों के नाम और उनके कविता संग्रह का नाम भी हम आगे जाकर के देखने वाले हैं। और अहम बात यह है कि वह आज के दौर में भी हिंदी साहित्य में कहानियों को, उपन्यासों को लिख रही है। मैंने कुछ समय पहले आपको उनका चित्र दिखाया था, आप यहाँ भी देख सकते हैं कि यह एक आधुनिक नारी के रूप में हमें दिखाई देने वाली लेखिका है। ये उनकी पुस्तक है जिसको हमें इस शैक्षिक वर्ष के लिए अध्ययन के लिए शिवाजी विश्वविद्यालय द्वारा रखा गया है। ये जो कथाकार के रूप में उन्होंने ख्याति प्राप्त की, तो एक कथा लेखिका, मात्र सिर्फ कहानी लेखिका नहीं है, बल्कि उपन्यास भी एक बहुत बड़ी कथा वस्तु होती है। तो एक कथा साहित्यकार के रूप में उनको हिंदी साहित्य में जाना जाता है। लेखिका ने सूरज उगने तक नाम का एक कहानी संग्रह लिखा, और उस कहानी संग्रह की भूमिका में उन्होंने अपने बारे में, अपनी साहित्यिक रचनाओं के लेखन के बारे में जो है वह विचार प्रस्तुत किए हैं। माने साहित्यकार की जिंदगी को जानने के 2 पक्ष होते हैं। एक तो जो उन्होंने साहित्य में लिखा है उसके माध्यम से हम जान सकते हैं कि उनकी अपनी जिंदगी के बारे में क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर यह पुस्तक चंद्रकांता जी ने अपनी तरीके से प्रकाशित की है, तो इसकी भूमिका में अपने बारे में उन्होंने यहाँ कुछ अपनी बातें रखी है। और अंदर जो हिस्सा है जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ चित्र भी है उनका, और उनकी जो हर पुस्तक की लेखक की अपनी जो भूमिकाएं होती है, यहाँ आरंभिक कुछ पन्नों में यहाँ दिखाई देगा आपको कि वो इस उपन्यास को लिखने के लिए उनको प्रेरणा कहाँ से मिली, और वह उन्होंने किसे समर्पित किया है, या इस उपन्यास के बारे में उनका अपना जो कहने का विचार है, उसके माध्यम से, ऐसे अन्य उपन्यासों के माध्यम से रचनाकारों की, लेखकों की या लेखिकाओं की
व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में जाना जा सकता है। इसको अंतिम अंत साक्ष्य कहा जाता है। और दूसरी बात ये कि उन्होंने जो अलग अलग प्रकार से कही, उनके बारे में जो लोगों द्वारा, अन्य लेखकों द्वारा जो लिखा गया है, उसके माध्यम से भी उनकी जिंदगी के बारे में जाना समझा जा सकता है। ऐसा ही एक कहानी संग्रह है सूरज उगने तक नाम का। इस कहानी संग्रह की भूमिका में, माने आरंभिक हिस्से में, चंद्रकांता जी ने अपने लेखन की विशेषता के बारे में जो भी लिखा है वह कुछ इस प्रकार से है। उन्होंने अपने बारे में ऐसा लिखा है, मैंने समकालीन जीवन की विसंगतियों, विघटित मूल्यों, बदलते मानवीय रिश्तों और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थितियों से उत्पन्न व्यवस्था के परिणामों को अपनी रचनाओं का कथ्य बनाया। जो खुद भोगा वह भी, और जो दूसरों को भोगते देख तहे दिल से महसूस किया वह भी। इसका मतलब ये है कि जो उन्होंने अपने साहित्य में लिखा है उसके बारे में वो क्या कहती है कि मुझे अपने समकालीन माने चंद्रकांता जी जिस दौर में जीवन व्यतीत कर रही है, या बचपन में उन्होंने जिस तरह से देखा है समाज को, वहां ही उसी जिंदगी को उन्होंने अपने साहित्य में, और वहां होने वाली चुभने वाली बातों को, विसंगतियों को उन्होंने अपने साहित्य में रखा है। विघटित मूल्य माने समय या काल जैसे जैसे बदलता है तो जिंदगी बदलती है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थितियां जो है वह परिवर्तित होती है, आपसी रिश्ते नाते परिवर्तित हो जाते हैं, मानवीय रिश्ते, और इन सारी परिस्थितियों के बदलाव को उन्होंने अपनी रचनाओं में चित्रित किया है। और जो वो खुद कहती है कि जो उन्होंने महसूस किया और जो अपने इर्द गिर्द देखा है, उन सारी बातों को उन्होंने अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया है। माने समाज का आईना साहित्य होता है, ऐसा जो हम लोग कहते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से उन्होंने अपनी जिंदगी को अपने साहित्य में जो है वो कुछ हद तक प्रस्तुत किया है। और उनकी जो रचनाएं हैं या उनका जो रचना संसार है वो 3 दौर से गुजरता है। पहला दौर पिलानी नाम का एक छोटा सा गांव। पिलानी वो गांव है जिस गांव में यहाँ चंद्रकांता जी का जन्म हुआ और बचपन के कुछ जो है वह वर्ष बीत गए। फिर वहां उन्होंने 2 वर्ष अध्यापन करने के बाद वह भुवनेश्वर में रही। मानी जिस तरह से उन्होंने ये समय गुजारा है उसी दौर से ये उनका साहित्य या रचना संसार हमारे सामने है। चंद्रकांता के व्यक्तित्व के बारे में हमें बहुत कम परिचय मिला है, फिर भी उनकी रचनाओं के माध्यम से उनका व्यक्तित्व और कृतित्व को समझने के लिए उनकी जीवनी, व्यक्तित्व और कृतित्व को समझना आवश्यक है। माने बहुत से ऐसे रचनाकार भी हिंदी साहित्य में है जिन्होंने साहित्य कम लिखा है और अपनी जिंदगी के बारे में ज्यादा लिखा है, लेकिन यह उनमें से नहीं है। उन्होंने अपनी जिंदगी के बारे में कम लिखा है और साहित्यिक रचनाओं में अपना योगदान बहुत ज्यादा दिया है। जिस तरह से उन्होंने 150 से ज्यादा कहानियां लिखी, उपन्यास लिखे, कविताएं लिखी, और आज भी वो इस तरह में अपना इस दृष्टि से अपना योगदान दे रही है, तो वो समझना अपने आप में एक अलग बात रही है। अब उनका जन्म या उनकी जो जिंदगी है उसके बारे में जानेंगे। उनका व्यक्तित्व आरंभिक हिस्से में हिंदी कहानी क्षेत्र की लोकप्रिय कथा लेखिका चंद्रकांता का जन्म हिंदीतर भाषी परिवार में हुआ। उनका जन्म श्रीनगर कश्मीर में सितंबर 1938 में ईस्वी में प्रोफेसर रामचंद्र पंडित के घर में हुआ। चंद्रकांता का जन्म एक शिक्षित परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम प्रोफेसर रामचंद्र पंडित है। वे नारी शिक्षा के हिमायती होने के साथ अनुशासन प्रिय थे। वे साहित्य प्रेमी भी थे। चंद्रकांता की मां तपेदिक की बीमारी के कारण बचपन में ही चल बसी। लेखिका उस समय 6-7 वर्ष की थी। अभी हमने कुछ समय पहले आपसे कहा कि चंद्रकांता जी ने जिन रचनाओं को लिखा है वह उनकी अपनी जिंदगी का एक प्रकार से आईना है। तो वो जिस जिंदगी का आईना है वह उनके व्यक्तित्व और उनके अपनी व्यक्तिगत जिंदगी के कुछ पहलू उनसे हम परिचित होने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं। यह हिंदी साहित्य में एक लोकप्रिय कथा लेखिका के रूप में प्रस्थापित हो चुकी है, लेकिन इनका जन्म
हिंदी भाषी प्रदेश में नहीं हुआ। हिंदी भाषी प्रदेश आप किनको जानते हैं, जैसे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, या फिर कि छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तरांचल, ये हिंदी भाषी प्रदेश है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल वगैरह ये हिंदी भाषी प्रदेश नहीं है। बिल्कुल उसी प्रकार से जम्मू कश्मीर जो है वह इलाका हिंदी भाषी नहीं, पंजाब इलाका हिंदी भाषी नहीं है। तो इसको हिंदीतर भाषी प्रदेश कहते हैं। हिंदीतर माने हिंदी के अतिरिक्त भाषा जो बोली जाती है वहां की मातृभाषा के रूप में ऐसे प्रदेश। तो इनका जन्म जो है वह हिंदीतर भाषी प्रदेश में अर्थात श्रीनगर, कश्मीर में सितंबर 1938 में हुआ। कश्मीरी पंडित उस समय हुआ करते थे। सर आवाज येई ना। हेलो, हाँ सर यार आवाज। ठीक है, ओके। उस समय में कश्मीरी पंडित जो हुआ करते थे, ऐसे ही एक पंडित जिनका नाम रामचंद्र पंडित था, जो कश्मीरी पंडित के रूप में वहां थे और वो प्रोफेसर थे, वो उनके परिवार में इनका जन्म हुआ है। वह एक शिक्षित परिवार, अब ये खुद प्रोफेसर थे इसलिए वह एक शिक्षित परिवार होना अत्यंत स्वाभाविक बात रही। और दूसरी बात यह है कि ये 1938 की बात हो रही है। उस समय में बहुत सारे परंपरागत विचारों से लोग प्रभावित थे। उस दौर में रामचंद्र पंडित जिन्होंने अपनी 2 बेटियों को, अब उनकी दोनों बेटियां ही थी और माँ उनकी कम समय में गुजर गई, वो भी हम आगे जाकर देखने वाले हैं। उसकी वजह थी तपेदिक। तपेदिक एक बीमारी है जिसको हम टीबी के रूप में जानते हैं। टीबी जिसको मराठी में क्षय रोग वगैरह कहते हैं। उस बीमारी की वजह से चंद्रकांता जी की माँ का बहुत कम उम्र में, माने चंद्रकांता जी तकरीबन 6-7 वर्ष की थी, उसी अवस्था में उनका निधन हो गया। और बिन माँ की इस बेटी को या इन 2 बेटियों को, बहनों को प्रोफेसर रामचंद्र पंडित जी ने बहुत अच्छी शिक्षा दी। हालांकि वो उस समय के थे जब परंपरागत विचारों का समाज पर होना बहुत प्रभाव होना बहुत स्वाभाविक बात रही, लेकिन उस दौर में भी इन्होंने अपनी लड़कियों को पढ़ाया और वो खुद एक बहुत बड़े साहित्य प्रेमी थे। अब इनके परिवार की अगर बात करें तो वह एक मध्यम वर्गीय परिवार में इनका जन्म हुआ। उनका परिवार शिक्षित होने के कारण घर का वातावरण लेखन के लिए अनुकूल था। पिताजी स्त्री शिक्षा के हिमायती होने के कारण लेखिका और उनकी बहन को उन्होंने पढ़ाया। चंद्रकांता के परिवार में शादी से पहले पिताजी, माँ, एक बहन, एक भाई, इतने सदस्य थे। शादी के बाद डॉक्टर विशन, एक बेटा और बेटी, अलग परिवार हुआ। और यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो चंद्रकांता जी है, उन्होंने अपनी जिंदगी में जो भी कुछ बर्दाश्त किया है उसको उन्होंने हमारे सामने रखा है। ऐसा वो इससे पहले भी कह चुकी है। अब यहाँ जो बात हमारे सामने है उसमें एक शिक्षित परिवार की लड़की होने के कारण स्त्री शिक्षा के लिए उनको अच्छा माहौल प्राप्त होने के कारण उनको शिक्षा मिली। अगर शिक्षा नहीं मिली होती तो वह साहित्यिक रचना नहीं कर पाती। यह बिल्कुल स्वाभाविक और आम बात है। शिक्षा आदमी को सोचने के लिए प्रेरित करती है और इसीलिए बहुत से लोगों ने शिक्षा का पक्ष लिया है। स्त्री शिक्षा सबसे अहम है क्योंकि वह ज्यादा संवेदनशील स्त्रियां होती है और उसी कारण से साहित्य रचनाओं में भी बहुत ज्यादा गहराई आती है। ऐसा हम कई बार देखते हैं और वो सच भी है। तो लेखिका और उनकी बहन को उन्होंने पढ़ाया और यही कारण है कि शादी से पहले उनको जिस परिवार में रहने का मौका मिला वहां एक बहन, एक भाई और चंद्रकांता जी, उनकी माँ और उनके पिताजी, इतने लोग जो है वह परिवार के सदस्य थे। डॉक्टर विशन नाम के युवक से बाद में चंद्रकांता जी का विवाह हुआ। हालांकि वो विवाह बहुत कम उम्र में हुआ क्योंकि बिन माँ की इन बेटियों को पिताजी जो है वह अपने अपने घरों में जो है वो स्थिर करना चाहते थे। लेकिन कम उम्र में शादी होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी शिक्षा को आगे जारी रखा और यही कारण है कि उनको एक अच्छी लेखिका के रूप में हिंदी साहित्य में उभरने का अवसर न सिर्फ उनके पिताजी रामचंद्र पंडित बल्कि उनके पति जो थे डॉक्टर विशन नाम के जो है उन्होंने भी
इस प्रकार का अवसर दिया। तो चंद्रकांता जी के पारिवारिक जीवन जो कि शादी से पहले और शादी के बाद का, इनको लेकर के हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। उनका एक बेटा और उनकी एक लड़की भी है जो आज भी है। उनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में अगर बात करें तो चंद्रकांता जी की शिक्षा बीए बीएड तक श्रीनगर में अंग्रेजी माध्यम से हुई। बीए तक की परीक्षा श्रीनगर कश्मीर में विमेंस कॉलेज और गांधी मेमोरियल कॉलेज में हुई। एमए हिंदी साहित्य में पिलानी राजस्थान विश्वविद्यालय से किया। बीएड में जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया और एमए में बिरला आर्ट्स कॉलेज में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। चंद्रकांता के लेखन का श्री गणेश भी हिंदी में ही हुआ। मातृभाषा हिंदी न होते हुए भी हिंदी हमेशा आपका प्रिय विषय रहा है। लेखिका ने पिलानी में हिंदी विषय में एमए करने की इच्छा का एक कारण यह बताया है कि 12 वर्ष की उम्र में जो कविता लिखी थी, मैं उस भीतर घटते विचार को हिंदी में स्वर देना चाहती थी। उन्होंने 12 वर्ष की उम्र में पहली कविता भर आता है जब मौन हृदय लिखी। एमए करते समय बिरला कॉलेज पिलानी में कॉलेज के प्रिंसिपल कन्हैयालाल सहल ने चंद्रकांता से प्रतियोगिता के लिए एक कविता लिखवाई थी। बाद में वह पुरस्कृत भी हुई। डॉक्टर सहल ने उन्हें निरंतर लिखने के उत्तरोत्तर विकास संबंधी जो बातें कही, उनसे उन्हें बड़ी प्रेरणा मिली। यहां तक का हिस्सा आप देख रहे हैं। तो ये जो उनके व्यक्तिगत जिंदगी की बातें हैं जो यहाँ हमारे सामने प्रस्तुत हो रही है, तो एक साहित्यकार का व्यक्तित्व किस तरह से उभर जाता है, किस तरह से वो सामने आता है, इसका उदाहरण यहाँ है। बीए बीएड नाम की जो शैक्षिक उपाधि है या फिर कि एमए बीएड नाम की जो शैक्षिक उपाधि है उन्होंने प्राप्त की है। हालांकि उन्होंने कुछ समय तक एक अध्यापन कार्य भी किया है। चंद्रकांता जी जो कि बीए बीएड उन्होंने श्रीनगर में अंग्रेजी माध्यम से किया और फिर एक बीए की परीक्षा उन्होंने कश्मीर के विमेंस कॉलेज और मेमोरियल कॉलेज में जो है वह प्राप्त की है। इसके अलावा एमए हिंदी साहित्य पर पिलानी राजस्थान विश्वविद्यालय से एमए की उपाधि प्राप्त की। यानी कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो उनकी शैक्षिक उपाधि कौन सी रही? एमए बीएड जो कि उन्होंने प्राप्त की है। और एमए के लिए उन्होंने बिरला आर्ट्स कॉलेज में जो है वह कॉलेज में वो दूसरी आई। एमए के लिए जितने भी छात्र एमए में पढ़ते थे उस समय, तो बिरला आर्ट्स कॉलेज में उन्होंने दूसरा क्रमांक प्राप्त किया। और फिर बीएड का अध्ययन करते समय न सिर्फ कॉलेज बल्कि जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय अर्थात यूनिवर्सिटी में वो टॉपर रही। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी बौद्धिक क्षमता किस तरह से रही होगी। अब चंद्रकांता के लेखन का श्री गणेश भी हिंदी में हुआ है। हालांकि उनकी मातृभाषा हिंदी नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें हिंदी हमेशा प्रिय रही है। आमतौर पर हम देखते हैं कि बहुत से साहित्यकार अपनी मातृभाषा में बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर सकते हैं, लेकिन चंद्रकांता जी ऐसी नहीं है। उन्होंने हिंदी में जो है वो साहित्य रचनाएं लिखी। इसका एक दूसरा पहलू मैं आपको बता दूं कि जिन साहित्यकारों ने हिंदीतर भाषी तक वो सीमित रहे, वो उनका व्यक्तित्व और उनकी रचना सीमित रही है। जिन्होंने हिंदी में लिखा है उनको व्यापक प्रसिद्धि मिली है। इसकी वजह भी यह है कि अगर कोई रचनाकार मराठी में लिखता है तो उसकी रचनाओं को कौन पढ़ेगा? जो मराठी जानता समझता हो या मराठी भाषी हो, जिसकी मातृभाषा मराठी रही हो। लेकिन अगर किसी ने हिंदी में लिखा है तो उनका व्यक्तित्व सिर्फ सीमित दायरे में नहीं रहेगा, बल्कि पूरे देश में, हिंदी भाषी प्रदेश में, हिंदीतर भाषी प्रदेश में और विदेशों में भी उनको प्रसिद्धि प्राप्त होगी। और इसी कारण से संभवतः चंद्रकांता जी ने प्रिय भाषा होने के कारण भी अपनी रचनाओं के लिए हिंदी भाषा को चुना है और इसी भाषा में अपनी रचनाओं को लिखा है। और ये जो है वह
रचना लिखने का या साहित्य लिखने का उनका जो सफर है वह बहुत कम उम्र से शुरू होता हुआ हमें दिखाई देता है। 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने पहली कविता लिखी जिसका नाम था भर आता है मौन हृदय। भर आता है मौन हृदय नाम की कविता उन्होंने आयु के 12 वर्ष में लिखी है। और उस समय वे एमए करते, इसके बाद वो आगे एमए करते समय पिलानी के जिस कॉलेज में पढ़ती थी जिसका नाम था बिरला कॉलेज, उसके एक प्रिंसिपल थे जो कि कन्हैयालाल सहल नाम से प्रसिद्ध है, ये उनका नाम है। तो उन्होंने उस समय एमए करते समय लेखिका को प्रेरणा दी कि वो रचनाओं को लिखे। और एक प्रतियोगिता के लिए जब उन्हें कविता लिखने के लिए कहा गया तो उसको लिखते समय उनको एहसास हुआ कि वह साहित्यिक रचनाएं कर सकती है। और सहल जी ने उन्हें निरंतर इस बात से प्रेरित किया कि वह उन रचनाओं को लिखती चली जाए या लिखती रहे। और फिर उनकी कविता जो भर आता है मौन हृदय नाम की पहली कविता थी उसको भी प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। और उसी दौर से वह जो है वह साहित्यिक रचनाएं लिखती रही है। अब यहाँ तक का हिस्सा जो है वो हम आज की तासिका में देख रहे हैं। बाद में हम लोग कुछ और भी अलग अलग तासिकाओं में जो है वो कुछ और भी बातें हम देखने वाले हैं। फिलहाल इस तासिका में यहाँ हम रुक जाते हैं।